हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका हम लोग जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2, आज हम लोग उसके पूरे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपने अच्छे से नोट्स बना रहे हो और डेली आप लोगों का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो है इन स्टडीज वो आप डेली कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग अब अपना जो आज का सेशन है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आलोक, वेरी गुड। आज आप सबसे पहले सेशन में जुड़े हुए हो। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, गुड मॉर्निंग जानवी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के। और आपको मैंने पता है कि एक्सरसाइज 7 जो है, मतलब जो हमारा 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 2 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और उसमें हमने ये समझ लिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। दोनों फॉर्मूलाज के हमने डेरिवेशन देख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने दोनों जो एक्सरसाइजेज हैं और दोनों फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं इससे प्रीवियस क्लासेस में। आज जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाला हूं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लासेस में या फिर जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस डाउट की तरह पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन अभी हम लोग अगर टाइम रहता है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको पता है कि वेदर बाहर इतना अच्छा हो रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा होगा आपका बिस्तर से बाहर निकलने का, बट अभी ये जो मौसम है इसी मौसम में मुझे लगता है कि टहलने का, घूमने फिरने का जो मतलब जो मजा है वो यही इसी मौसम में है। मतलब सो करके ना आप सिर्फ मतलब एक तरीके से ना टाइम को ना थोड़ा सा वो कर रहे हो, क्या टाइम के पीछे जा रहे हो। अभी इस टाइम पे जो मौसम है उस वो है आप बाहर थोड़ा घूम करके आओ थोड़ी मतलब ऑफकोर्स क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ और अभी मैं मतलब आधी मसूरी तक गया हूँ सिर्फ चाय पीने के लिए, वो इसलिए क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। ठीक है, और सुबह सुबह फिर हम लोग वहां से वापस भी आ गए क्योंकि 8 बजे से अपनी क्लासेस है। तो आप लोगों को भी यही एक तरीके से बोलूंगा मैं कि सुबह सुबह का जो टाइम है, जो अच्छा मौसम है, इस मौसम का थोड़ा आनंद लिया करो, थोड़ा बाहर निकलो, घूम फिर करके आओ थोड़ा। ठीक है, फिर तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है हमारा क्या चैप्टर नंबर 7 और ये है आपका क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और बेसिक सा फंडा जो है, जो हमने अभी तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने इसमें देखी हैं, एक तो है हमारा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? मतलब किन्हीं 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जिनके आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपके पास 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, जैसे आपके पास पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और जो पॉइंट है बी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अगर आपके पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जैसे ए बी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, जो डिस्टेंस आएगा उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि y2 माइनस y1 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और इसका भी कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग क्या है कि इस वाले टर्म को इधर लेकर के आ सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्लस माइनस है इसकी वजह से, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर होना है, तो इस वजह से आप y1 और y2 आगे पीछे भी इसमें जो है वो कर सकते हो और इसको आगे और इसको पीछे भी रख सकते हो। तो ये आपका था क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बट आपको सिर्फ एक ही तरीके से याद करना है ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए आप सेम इसी तरीके से उसको याद कर सकते हो कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका कौन सा सेक्शन फॉर्मूला। क्या है
सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला किसके बारे में बात करता है? सेक्शन फॉर्मूला किसके बारे में बात करता है? लेट सपोज एक लाइन है ए बी, क्या है, कोई एक लाइन है ए एंड बी, ठीक है, और इसमें कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है पी, ठीक है। तो जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हो गए, और x2 y2 जो है वो किसके, बी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि इस जो p है उसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं x, y मान लेता हूं, तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अगर मुझे यहाँ पे रेशियो गिवन हो कि p पॉइंट जो है वो दो लाइन सेगमेंट्स को इसमें m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। क्या है ये? मिस्टर रुद्र एफ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद जो है हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? It talks about the point, the coordinates of the point which divides a line segment in two ratios like m1 and m2, ठीक है। अगर हमारे पास m1 और m2 गिवन है तो उससे हम लोग x के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x का कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा क्या, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ होता है। किसके साथ? m2 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस m1 का मल्टीप्लाई होता है x2 के साथ, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए, मतलब x फाइंड करने के लिए आपको x वाले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। और दूसरा, अगर आपको y फाइंड करना है तो सेम m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ और m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। इससे आपको देखो, इससे y कोऑर्डिनेट पता लग गया और इससे आपको x कोऑर्डिनेट पता लग गया। तो ये दो चीजें हैं, दो। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। कभी कभी आपको m1 और m2 की वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए देता है तो m1 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ये m1, इस तरीके से आप m1 को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, मतलब m1 अपॉन m2 को फाइंड कर सकते हो, m1 अपॉन m2 को। और अगर आपको x वाली वैल्यूज गिवन है तो उससे आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको y वाली वैल्यूज गिवन है तो m1 अपॉन m2 का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ये तीन चार जो फॉर्मूलाज हैं यही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट था बस। अब इसके बाद हम लोग फटाफट जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ सारे बच्चे कि ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? फटाफट जरा मुझे बताओ कि ये फॉर्मूलाज कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को ये फॉर्मूलाज याद रहने वाले हैं। फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी फटाफट जरा मुझे बताओ, फटाफट जरा मुझे आंसर करके बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी जरा फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, और फिर फोर्थ फॉर्मूला ये है, और इसके बाद एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये है, ये है 5 फॉर्मूलाज। फटाफट जरा मुझे बताओ, ठीक है। आलोक का मैसेज आया कि यस सर समझ में आ गया है, वेरी गुड। जानवी आप भी बताओ, रुद्र अगर आप भी अभी ऑनलाइन हो, बाकी जितने बच्चे भी अभी ऑनलाइन है फटाफट जरा मुझे बताओ सो दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट जरा जल्दी जल्दी जरा बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूलाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हमको याद रखने हैं, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट जरा बताओ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा हाँ, तो अभी हम लोग जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो जरा क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक रेस हो रही थी। उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को अभी भी उसमें कोई डाउट है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने उस मतलब कल के टाइम में इस क्वेश्चन को 2 बार, एक बार आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, एक बार उसका रिवीजन कराया है। आप लोग उसको एक बार देखोगे तो आपको पूरा है कि वहां से वो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है हमारी 7.2, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या,
फाइंड द रेशियो, आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, पॉइंट्स आपके पास क्या क्या पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं क्या, पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, और वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, तो पॉइंट्स हैं आपके पास क्या, -3, 10, -3, 10, और जो दूसरा पॉइंट है एंड 6, -8, क्या 6, -8 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय व्हाट, -1, ठीक है। आ रही बात समझ में, पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ब्रैकेट के अंदर -3, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे देखो इसका जब सॉल्यूशन जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आपको मैं सबसे पहले क्या बताया है कि इसका एक रफ डायग्राम जो है वो बना लो। इसका जो एक रफ डायग्राम है हमारा रैंडम एक रफ डायग्राम मैं इसको बना रहा हूं। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं मान ले रहा हूं कि ये लाइन का ए पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स नहीं गिवन है तो मैंने अपने हिसाब से इसको ए और बी पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, -3, 10। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 6, -8, ठीक है। और जो पी पॉइंट है, कहाँ है पी पॉइंट, मतलब पॉइंट उन्होंने नहीं रखा लेकिन यहाँ पे आपको पी करके एक पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर 1 और 2 मार्क्स में आता है ना तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करो, ठीक है। बट अगर आपको कभी इसमें थोड़ा सा डाउट है या इनिशियल फेज में आप इसको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही कर रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो आप इस तरीके से करोगे जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप x1 और x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, और x2 की जो वैल्यू है वो है क्या, 6। ऐसे ही जो y1 की वैल्यू है वो है तुम्हारा 10 और जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है, वो है -8। एंड अगर मैं बोलूं y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है तुम्हारा क्या, यहां पे मैं x की वैल्यू पहले लिख लेता हूं। जैसे सिर्फ x की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1, एंड y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है ना। आपको पता है ये x1 x2 होता है, ये y1 मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये xy, इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। आप लोग नेमिंग आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला पुट करते हुए ध्यान रखोगे कि जहां पे x1 को रखना था वहां पे आप यही वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा, चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे ये पूछा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड्स दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, मतलब m1/m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो m1/m2 का फॉर्मूला बताया, मैंने क्या बताया है, x - x1/x2 - x, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या पुट कर देंगे, आपको क्या फाइंड करना है, m1/m2। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है तुम्हारा क्या, x - x1/x2 - x। इसका मतलब हो गया, देखो x कहाँ पे है, तो x है आपका -1 x1 कितना है, तो -3 अपॉन, अब x2 कितना है, तो x2 ये रहा, यहाँ पे है 6, ठीक है, और -x1 x कितना है, तो x है तुम्हारा कितना, -1, ठीक है। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 और ये +3 आ जाएगा, तो +3 एंड -1 कितना हो गया, 2 आ गया। अपॉन में ये हो जाएगा प्लस, देख रहे हो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2/7। तो मतलब m1/m2 की जो वैल्यू है वो है क्या, 2/7। बस इतना सा आंसर था, ठीक है। ये जनरली आपका हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना, एक हार्डली कभी 2 मार्क्स का होगा। और उन्होंने ये भी बोल दिया हो कि वेरीफाई, अगर वेरीफाई करने के लिए बोला होगा, अगर यहाँ पे ये बोल दिया हो एंड वेरीफाई, क्या एंड वेरीफाई, तो वेरीफाई कैसे करोगे, आपने 1 से फाइंड कर दिया, अब वेरीफाई करने के लिए आप इसमें दूसरा वाला भी लगा दो, m1/m2 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 अपॉन y2 - y1, सॉरी y2 - y। आ रही बात समझ में, हम लोग सीधे फॉर्मूला पुट कर देते, मतलब फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू है तुम्हारा 10 अपॉन यहाँ पे x क्या y2 की वैल्यू कितनी है, -8
और माइनस y की वैल्यू कितनी, तो y की वैल्यू तुम्हारा। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखो 6 माइनस 10, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस कितना, -4 हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो मतलब -4 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और साइन रहेगा माइनस का, तो मतलब -14। तो m1 अपॉन m2 कितना आ रहा है, -4 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2/7 जो है वो m1 अपॉन m2 बच रहा है। अगर इन्होंने वेरीफाई करने के लिए दिया होगा तब आप इसको फाइंड करोगे, अगर इन्होंने सिर्फ रेशियो फाइंड करने के लिए दे रखा है तो आप इससे भी काम चलाओगे। देखो वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, इधर से भी वही आंसर और इधर से भी वही आंसर हो गया वेरीफाई, तो ऐसा। अब मुझे जरा ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया यहाँ तक, फटाफट जरा मुझे मैसेज करके बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया है। इसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी। इसका फिर फटाफट हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इतना मतलब हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं जो अभी हम लोग आगे करेंगे। फटाफट जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ जरा फटाफट। बच्चे मैसेज करके बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया है। अच्छा, जो बच्चे अभी लाइव नहीं कर रखे उन्होंने, वो पहले इसको लाइव कर लो, ठीक है। अगर आप लोग पीछे चल रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लाइव कर लोगे, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा आप उसी समय आंसर्स दे सकोगे। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी, आलोक, जानवी, रुद्र, फटाफट। ठीक है, आलोक का मैसेज आया कि ये सब समझ में आ गया है, जानवी का भी मैसेज आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या अभी आपने ये देख लिया, ये पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, ठीक है, फाइंड द रेशियो बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द रेशियो। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है कि एक्सरसाइज अभी 7.2 चल रही है, ठीक है। फिर तो फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में आपको ए दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट्स है 1, -5, और जो बी दे रखा है आपको, बी आपको कितना दे रखा है, -4, 5, तो -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो मतलब एक्स एक्सेस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसका मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम, अच्छा आगे भी कुछ दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। यहां पे मैं एक और लाइन लिख देता हूं, क्या, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना। आपसे ये बोला हुआ है कि उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर दो, ठीक है ना, तो ऐसा दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो काम करने वाले हैं वो ये कि आप इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करो, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करो। जैसे क्या है, ये आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस साइड y, ये हो गया आपका माइनस साइड y, ठीक है, और ये -x और ये x हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया। अब a की जो वैल्यू है वो है कितना, 1 and -5, तो 1 and -5 का मतलब क्या हुआ, 1 इधर हो गया, -5 इधर हो गया, तो मतलब नियर अबाउट यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम है, इन्होंने a दे रखा है, क्या दे रखा है, a। अच्छा, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है -4 and 5, तो -4 and 5 वो समवेयर यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे ये B पॉइंट जो है वो होगा,
क्योंकि -4 and 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके नेम्स मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से है एक, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है क्या, वो है -4,5, -4,5। ये एक जनरल आइडिया लेने के लिए कर रहा हूं मैं भी, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं क्या करूंगा कि इनको ज्वाइन कर देता हूं किसी लेट्स सपोज वाइट, ठीक है। तो मतलब वो जो लाइन सेगमेंट है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है ना, तो मैं ए और बी को ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से। ए और बी को मैं यहां से इस तरीके से क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं ये। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और आपको ये भी बताना है कि ये जो m1 और m2 है, ये जो m1 और m2 आ रहा है, ये कितना है। अभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा जनरल आइडिया भी लग गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। फिर अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को जो है स्टार्ट करते हैं। मैं इसको आगे स्टार्ट कर रहा हूं अभी, ठीक है, ठीक है। यहां पे हम लोग इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखो क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज क्या है कि ये, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। सिंस, तो यहां पे लिखोगे आप, सिंस लाइन सेगमेंट is divided by a point on x axis, क्योंकि वो किसी एक ऐसे पॉइंट से डिवाइड हो रही है जो कि x एक्सिस पे है, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, therefore coordinates क्या हो जाएंगे उसके, जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमको पता नहीं है तो हमने x लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका जो y का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पे y कितना है, देखो y कितना है, 0 है। आ रही बात समझ में, तो मतलब x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मतलब अभी हम लोग x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, अब ये आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, बाकी कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं। बाकी जैसे a का जो कोऑर्डिनेट है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो a के कोऑर्डिनेट है कितना, मतलब यहाँ पे मैं सीधे x1 और y1 और इस तरीके से करके लिख ले रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1, तो इन्होंने a की बात की थी, तो x1 हो गया तुम्हारा कितना 1, और x2 अगर मैं x2 बोलूंगा तो वो हो गया तुम्हारा कितना -4, और ऐसे ही अगर मैं y1 बोलूंगा तो y1 हो जाएगा आपका कितना -5, और y2 जो हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। ये आपको पता लग गया। और x की वैल्यू कितनी है, x है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमको क्या रेशियो फाइंड करना है, तो हम रेशियो फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या है, आपको पता है कि m1/m2 जो है वो कितना आता है, m1/m2 कितना होता है, m1/m2 जो है वो होता है तुम्हारा क्या, x - x1/y2 - y। तो देखो x कितना है यहाँ पे, x कितना है यहाँ पे, x है, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज ये देखो कि क्योंकि हमको यहाँ पे x का एक कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको y वाला कोऑर्डिनेट पता है। तो हम लोग अगर हम लोग इस मतलब ये जो m1 और m2 फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ पे, वैसे भी ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था, उसमें आपको x1 मतलब यहाँ पे x2 और x ही लिखना था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में, मतलब यहाँ पे जो m1 m2 का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला, कि y - y1/y2 - y, ये वाला फॉर्मूला हो, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो वो तो तुम्हारा m1/m2 इक्वल्स टू क्या था, वो x - x1/x2 - x, जो अभी मैं पहले लिखा हुआ था यहाँ पे, वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो अपॉन में y नहीं था, वो x होना था, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, इसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका m1 और m2 का नहीं पता, और मुझे यहाँ पे x का भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब x का भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो देखो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, बस ये वाली वैल्यूज नहीं पता, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे।
इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, m1/m2 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 हो गई, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गया, अपॉन यहाँ पे कितना है y2, तो y2 कितना है 5, और फिर माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा y होता है, तो y कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m1/m2 जो है वो कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 अपॉन, मतलब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये 5 आ गया, और अपॉन में कितना है 5 है, तो इससे ये डिवाइड हो गया कितने टाइम्स में, 1/1, मतलब m1/m2 क्या है तुम्हारा 1 and 1। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या रेशियो जो आपको फाइंड करने के लिए बोला था वो तो आपका आ गया। अब अगर ये बिल्कुल बीच में, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि m1 अगर m1 और m2 अगर 1 1 है, अगर ये तुम्हारा 1 है, अगर ये 1 हो गया और ये भी अगर 1 हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, बिल्कुल बीच में है। कहाँ पे है, बिल्कुल बीच में है। और आपको मैंने कल बीच वाले पॉइंट, मतलब जो पॉइंट बिल्कुल बीच में है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2/2। तो सीधे सीधे आप इसको फॉर्मूले को लगा दोगे। x1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x1 की वैल्यू देखो आपने क्या लिखी है 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, प्लस x2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने, तो -4, तो ये हो गया -4, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू -3/2, तो -3/2 कितना हो जाए तुम्हारा, -1.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपको, देखो x की वैल्यू ये आ गई आपकी, x की वैल्यू आपको ये आ गई है, ठीक है, और y की वैल्यू आपको पता है कि y इक्वल्स टू कितना है, 0 है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर कितना, -1.5, 0। पहले हम लोग x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये जो x का वाला फॉर्मूला आया है, तो इसको भी देख लो, ये फॉर्मूला आपका यहीं से ड्राइव हो रहा है। कौन सा, जो x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि m2 इंटू x1 प्लस क्या हो गया, m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको क्या पता था, आपको ये पता था कि m1 और m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका x1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x2 आ जाएगा, और अपॉन में 1 + 1 कितना 2, और ये है इसका किसका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ये मत सोचना कि कहीं और से आए या फिर ये फॉर्मूला याद करना है, आप अगर ये वाला फॉर्मूला याद करके रखोगे ना, तो भी एक स्टेप में तो आपको पता चल ही जाएगा कि फॉर्मूला क्या लगना है, ठीक है ना। तो ऐसा, चलो ठीक है, फटाफट जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है पूरा। एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट जरा मुझे बताओ, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो बता रखा है, आप इस तरीके से नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम लोग फटाफट आगे चलते हैं। आज जल्दी, आलोक, जानवी, रुद्र, बाकी और जितने बच्चे भी ऑनलाइन है, फटाफट जरा मुझे बताओ आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है, हम लोग आगे चलें क्या, जल्दी जल्दी बताओ जरा। आलोक का मैसेज आया, यस सर। बाकी और बच्चे बताओ फटाफट, जो बच्चे भी अभी ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया। जानवी का भी मैसेज आ गया, हम लोग और आगे चलते हैं अभी, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को बाकी देखते हैं। बाकी और जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग पेन और कॉपी और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको लेकर के बैठो, ठीक है। कई सारे बच्चों के पास जो नई एनसीईआरटी है वो अवेलेबल नहीं होगी, इवन मार्केट्स में भी अवेलेबल नहीं है नई एनसीईआरटी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड किया, जो कि आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग भी वहां से डाउनलोड कर लो और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर के बैठो, ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। फटाफट जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। ओके, बहुत बढ़िया। आलोक का मैसेज आया कि यस सर, फोकस क्वेश्चन नंबर 7 पे है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है फिर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जरा देखते हैं कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मतलब जो जो चीजें आपको गिवन है ना, उन चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने ये एक सर्कल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया,
एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। और क्या है, ये बोल रहा है कि ए बी क्या है, इसका डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर है, मतलब ये ए बी जो है ये क्या है, डायमीटर है। इस तरीके से जो ए बी आपने ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, तो डायमीटर है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे है आपका पॉइंट ए और यहां पे है आपका पॉइंट बी, और ये मान लेते हैं हम लोग कि यहां पे क्या है, यहां पे है सेंटर। तो ये आपको दे रखा था क्या, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और सेंटर क्या है, तो सेंटर क्या है 2, -3, क्या है 2, -3, ये दे रखा है आपको। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपको क्या दे रखा है, तो बी पॉइंट दे रखा है 1,4, और यहाँ पे ए पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको एक्स एंड वाई मान लेता हूँ, एक्स एंड वाई मान लेता हूँ। आ रही है बात समझ में? अच्छा, या फिर आप इसको क्या, जो मतलब जो जनरली आप लोग इसको आपको पता है कि टर्मिनल्स को हम लोग क्या x1 y1 मानते हैं, तो आप इसको x1 y1 ही मान लो, ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं। और ये आपको पता है कि ये क्या होता है, x एंड y होता है, और ये क्या होता है, ये तुम्हारा x2 एंड y2 होता है। अच्छा देखो क्या है, सबसे पहले इसने डायमीटर दे रखा था, तो आपको पता है कि डायमीटर का ये जो सेंटर है ये क्या करता है, मतलब जो सेंटर होता है, मतलब जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का, वो डायमीटर को 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर डायमीटर अगर आप हाफ करोगे तो रेडियस आएगा, तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका m1 और m2 आ रहे हैं, क्या, जो आपका m1 और जो यहाँ पे m2 आ रहा है, ये कितना है, 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। आ रही है बात समझ में? m1 और m2 कितना है, 1 एंड 1 है। इसका मतलब कि ये मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आपके पास आंसर फाइंड करने का तरीका है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। क्या है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कहां से आ जाएगी? देखो x1 क्या लिखा है, x1 की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो मैं यहाँ पे, अच्छा x की वैल्यू तो हमको पता है ना, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन, क्योंकि m1 और m2 क्या है, मिड पॉइंट पे होता है ये, तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 जो यहाँ पे होता है 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1, ये इधर से इधर जाएगा, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x1, तो मतलब 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, x1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 3 जो है, मतलब 3 क्या आ गया तुम्हारा, x1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप क्या फाइंड करोगे? अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे क्या, y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब हमारे पास y1 भी नहीं है ना, तो y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगाओगे, दोबारा वही क्या लगाओगे आप, कि y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू है 4, और अपॉन में क्या कर दिया 2, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, ये 4 इधर से इधर आएगा, तो -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y1, तो y1 की वैल्यू आ रही है -10, कितना, y1 की वैल्यू -10 आ गई। इसका मतलब यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 3, -10। फटाफट जरा मुझे ये मैसेज करके बताओ कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। फटाफट जरा बताओ मुझे, जल्दी जल्दी फटाफट जरा बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितने बच्चों को समझ में आ गया? फटाफट जरा बताओ। आलोक, जानवी, निधि, फटाफट। आज नमन और रोहित अभी लाइन ऑनलाइन नहीं आए, राघव भी अभी नहीं आए हैं, ठीक है। जो बच्चा भी ऑनलाइन है फटाफट जरा मैसेज करके बताओ कि क्या आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़े जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, निधि और जानवी का मैसेज आ गया कि यस सर समझ में आ गया। हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टफ था नहीं, आपको सीधे सीधे सर्कल दे रखा था, और ये देखा था कि डायमीटर के पॉइंट्स हैं ए बी, तो ये डायमीटर हो गया ये वाला, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ए एंड बी। आपको पता है कि सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल बीच में होता है, मतलब m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1, ये यहाँ पे ही जो रखी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है इफ ए एंड बी आपको जो दे रखा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पी सच दैट एपी इक्वल्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा अच्छा है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 8 में ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2, -2 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो 2, -4 दे रखे हैं, 2, -4, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, क्या बोल रखा है आपको, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, और आपको यहां पे दे रखा है क्या, AP इक्वल्स टू 3/7 इंटू AB, ठीक है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कंडीशन ये भी दे रखी है, क्या दे रखी है, P लाइज ऑन AB, ठीक है ना। अभी चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से। आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले कि ये बोलना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और दूसरा पी जो है उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे है। तो मैं ये एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा ए, और ये हो गया तुम्हारा बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -4। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो मतलब, और यहाँ पे बोल रखा है पी जो है वो इसके बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा ये ए बी इक्वल्स टू ये कुछ और, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एपी इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, ये एपी, ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको एपी इक्वल्स टू, यहाँ पे पी है, एपी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, ये आपको दे रखा है। और P जो है वो कहां पे है, P बिटवीन द लाइन सेगमेंट कहीं पे है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि AB अगर 7 है तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स मैं मान ले रहा हूँ x, y। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि किस तरीके से सॉल्व होगा उसको समझो जरा, ठीक है। इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, आपको इन्होंने दिया हुआ क्या है, पहली चीज आपको रखा है कि AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB आपको दे रखा है, ये आपको है गिवन। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस AB को यहां से यहां पे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका AP/AB इक्वल्स टू 3/7, क्या AP/AB इक्वल्स टू 3/7। अच्छा अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, देखो पूरा ध्यान, अच्छा एक एक चीज को समझो जरा, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो आपको जो चाहिए वो आपको क्या चाहिए, आपको तो यहाँ पे M1 और M2 चाहिए होता है ना, M1 और M2 चाहिए होता है हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, M1 और M2 चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर रेशियो जो दे रखा है ना, वो रेशियो पता है किसका दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है AP और AB का, ठीक है। तो आपको AP और AB का रेशियो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए AP/PB का रेशियो चाहिए। आ रही है बात समझ में, AP/PB का रेशियो चाहिए। कैसे आएगा वो रेशियो, तो देखो वो रेशियो कैसे आ सकता है, AP/PB का रेशियो कैसे आ सकता है, मतलब यहां से AB को हटाना है हमको, AB को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में अगर कोई वैल्यू है, मतलब अगर कोई वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है तब उसमें से कोई चीज हटाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कोई चीज सब्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेकर के आते हैं, मतलब AB को आप न्यूमरेटर में लेकर के आओगे, फिर उसमें से कुछ माइनस कर दोगे, तब जाकर के आपको मतलब AB जो है वो हट पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो अभी आपको ये समझ में आया कि हम लोग इस वाली वैल्यू को यूज क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको तो AP/PB चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए, और हमारे पास गिवन क्या है, AP/AB गिवन है। तो मतलब हमको AB हटा करके हमको क्या चाहिए, हमको PB चाहिए। वो कैसे लेकर के आएंगे, उसकी है पूरी, मतलब पूरा दिमाग जो है वो उस पर लगाना है हमको, ठीक है ना।
थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर करते हैं। अभी जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइंडिंग रेसिप्रोकल, क्या या फिर क्या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ अबव, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ अबव, रेसिप्रोकल ऑफ अबव मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन ऊपर है इसका, मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देंगे तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी, क्या हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/3। तो मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या आ रहा है 7/3 आ रहा है। अब हम लोग फर्दर इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। ए बी ठीक है, अब क्या करोगे देखो, अब ए बी को हटाना है यहां से, तो ए बी को कैसे हटा सकते हैं हम लोग कि ए बी अपॉन ए पी में से -1 कर देते हैं और यहां पे भी 7/3 में से -1 कर देते हैं। तो जैसे यहां पे करके देखते हैं जरा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका ये हो जाएगा कितना ए बी अपॉन ए पी -1। क्यों कर रहा हूं -1, क्योंकि अगर आप ए बी में से ए पी को माइनस कर दोगे, अगर ए बी में से ए पी को माइनस करोगे तो पी भी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस वजह से मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पी भी चाहिए, ए पी तो है मेरे पास, मुझे पी भी चाहिए, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे इक्वल्स टू, अब अगर एक तरफ से -1 करोगे दूसरी तरफ से भी क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो मतलब 7/3 -1। यहां पे आप स्टेटमेंट एक लिख सकते थे क्या, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, 1 फ्रॉम बोथ साइड। आ रही है बात समझ में, दोनों साइड से 1 को जो है वो सब्सट्रैक्ट कर लो। तो हम लोग जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, और होल अपॉन क्या आ जाएगा, होल अपॉन आ जाएगा आपका ए पी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3/3। ठीक है, अब जैसा बताओ जरा, ए बी माइनस ए पी अगर मैं करता हूं तो ए बी माइनस ए पी करूंगा तो क्या बचेगा, पी बी बच जाएगा हमारे पास। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7 - 3 कितना हो गया, 4/3। कितना आ गया, 4/3। ये रेशियो मुझे चाहिए था, मुझे तो यही रेशियो चाहिए था ना। अच्छा, लेकिन अच्छा इसके आगे मतलब ए बी सीधे सीधे हो गया ये तो ठीक है, फिर मतलब कोई और चीज तुमको करनी नहीं पड़ी, सीधे यही आंसर आ गया आपका। अभी हमारा क्या आ गया, रेशियो तो आ गया, इसका मतलब ये आ गया, देखो पी बी क्या है, तो पी बी ये हो गया और ए पी ये हो गया। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ए पी अपॉन पी बी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं ना, इससे भी आप लोग आंसर लेकर के आ सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, यहाँ पे m1 और इसको m2 मान लोगे, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको वापस जो आपका रेशियो है m1 और m2 का, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, क्या रेसिप्रोकल फाइंड कर दो इसका, क्या रेसिप्रोकल इसका हम लोग फाइंड कर देंगे। रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो इसका आ जाएगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 3/4 सिंपली। अब ये आ गया आपका क्या, m1 अपॉन m2, क्या आ गया ये m1 अपॉन m2, ये आ गया आपका m1 अपॉन m2। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x एंड y, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, मतलब x एंड y फाइंड करना। अब हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं क्योंकि m1 और m2 आपको मिल गया है। तो m1 हमारा कितना आया, देखो m1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी कितनी 3, और m2 की वैल्यू आ गई कितनी 4, 3 and 4 इस तरीके। क्योंकि मेरे को मतलब मैंने जब यहाँ से ये चीज को देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सोच भी लिया था कि ये जो P है वो टूवर्ड्स A जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, ताकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आए। ठीक है, अब हम लोग क्या है, इसको जरा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जरा कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x एंड y फाइंड करना है हमको। x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, क्या होता है तुम्हारा m2 इंटू कितना x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 क्या m1 प्लस m2। ठीक है, और उससे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे x1 x2 y1 y2 और यहाँ पे मैं m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर ले रहा हूँ। m1 और m2 कितनी आ रही हैं 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 4। अच्छा, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से पता लगेगी,
तो देखो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2 और y2 की वैल्यू ये आ रही है कितना, -4, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू है तुम्हारा -2 और x2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, फर्दर अब हम लोग फटाफट इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, और इसको हम लोग निकालते हैं। तो x की वैल्यू देखो m2 कितना हो गया हमारा 4, तो 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस क्या हो जाता है, फिर क्या है m1 कहाँ पे तुम्हारा, m1 है तुम्हारा 3 और x2 कितना है, तो x2 है तुम्हारा 2। आगे देखते हैं, तो m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, तो ये -8 एंड देन कितना, ये 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का जो आप फाइंड करोगे तो ये -2/7, तो -2/7 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो फॉर्मूला वही सेम, m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, m2 कितना है, m2 है आपका 4 इंटू y1 की वैल्यू -2 प्लस m1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की वैल्यू ये और y2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -4 अपॉन में आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 मतलब 7। हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 4 2 जा 8, तो मतलब यहाँ पे आ गया -8, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये भी माइनस आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो मतलब ये -12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -12 अपॉन में रहेगा आपका 7। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, तो -8 एंड 12 ये आ जाएगा -20/7, ये आ जाएगा आपकी y की वैल्यू। आप लोग चाहो तो इसको फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं। ठीक है, एक बार जरा मैं इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो दोनों वैल्यूज आनी चाहिए किसमें, ये आनी चाहिए, दोनों की दोनों वैल्यूज माइनस साइड में आनी चाहिए, तो मतलब ठीक है, दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस साइड में आनी चाहिए, तो दोनों वैल्यूज माइनस साइड में आ रही है। ठीक है, फिर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, -2,7 -2/7 -20/7, ये हो जाएंगे आपके किसके, P के कोऑर्डिनेट्स। ये है आपका आंसर। अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, लेकिन करने का तरीका आपका यही है, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया, फटाफट जरा मुझे बताओ। मैंने एक चीज ये देखा है कि जब भी अपना क्वेश्चन कोई लेंदी क्वेश्चन होता है तो बच्चे उसमें पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो तो उसमें पेशेंस दिखाओ, क्योंकि अगर आप अभी आज सॉल्व नहीं करोगे ना एक दिन आपको ये क्वेश्चन आकर के देखना ही पड़ेगा कि कैसा सॉल्व हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो आपको अपना पूरा पेशेंस यहाँ पे देना है। जब भी कोई लेंदी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है वो देना है। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आशुतोष। और ये शायद अगर मतलब कोई स्टूडेंट है तो गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। ठीक है, निधि आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। और आलोक, जानवी, फटाफट जरा मुझे बताओ, आलोक को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जानवी आप भी जरा बताओ, यहां तक समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, मतलब आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को बनाने का तरीका कितना अच्छा है कि भाई आपको ये चाहिए था और उन्होंने आपको दिया क्या है, इन दोनों का रेशियो दिया, मतलब बड़े वाली साइड और छोटे वाली साइड का रेशियो दिया। तो मतलब देख लो डिफरेंस कितना अच्छा क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, मतलब कितने बढ़िया क्वेश्चंस वो हैं, अलग अलग जगहों से पुट कर रहे हैं, कौन, एनसीईआरटी में। ठीक है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग जरा आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, कहीं कहीं बच्चों को डाउट हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9,
क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं करना कैसे है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, क्या लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको, लाइन सेगमेंट क्या दे रखा है आपको, लाइन सेगमेंट दे रखा है AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है। तो ये AB हो गया लाइन सेगमेंट, यहां पे हो गया तुम्हारा A और यहां पे हो गया तुम्हारा B। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे इसने ये बोला हुआ है कि इस लाइन सेगमेंट को आपको 4 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -2, और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,8 क्या है, 2,8। आ रही है बात समझ में। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको पता लग गया। और इसने ये बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स which divide the line segments, which divide this line segment in 4 equal parts। तो ये है। अब इसको करना कैसे, देखो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब जैसे मानो कि अगर मैं सबसे पहले बीच में एक पॉइंट आ गया, फिर यहां पे एक पॉइंट आ गया और यहां पे एक पॉइंट आ गया, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 सेगमेंट्स बन गए आपके, 1 2 3 4 सेगमेंट्स बन गए। मैं बोल रहा हूं कि ये आपका क्या हो गया, P1 हो गया, और ये आपका P2 हो गया, और ये आपका P3 हो गया। आपको क्या बोला है, 4 इक्वल पार्ट बोला है। इसका मतलब क्या हो गया कि AP1 इक्वल्स टू P1 P2 इक्वल्स टू P2 P3 इक्वल्स टू P3 B। मतलब ये सारी लाइन सेगमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर मैं इनका रेशियो पूछूंगा, ठीक है, तो इनका रेशियो पूछूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा वो, तो रेशियो आपको कितना पता लग जाएगा। देखो यहां से यहां तक अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, M1/M2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1:1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। देखो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के कुछ लेंदी तरीके भी हैं और कुछ बहुत शॉर्टकट तरीके भी हैं। लेंदी तरीका क्या है वो देख लो पहले, फिर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। लेंदी तरीका ये है कि आप चाहो तो इसके जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो तो आप यहां पे मेंशन कर दो कि ये x एंड y है, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, x एंड y। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है, ताकि यहां पे मेरे को लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो क्या है, अगर मैं इसको P1 को फाइंड करना चाहूंगा तो ये x एंड y हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस ये है कि ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 1। मतलब ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे सारे अगर इक्वल हैं तो रेशियो क्या है आपका 1 1 1 1। आ रही है बात समझ में, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मतलब इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा 1 1, और इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा 1 1, इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा 1 1। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट सबके। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब आप इस तरीके से करके फाइंड कर सकते हो इस वाले के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये हो गया आपका P1 के लिए, ठीक है ना। P1 के लिए रेशियो क्या लगाओगे आप, ये रेशियो लगा दोगे। अगर मैं बोलूं कि ये P2 फाइंड करना है, अगर मैं बोलूं ये आपका लेंदी मेथड है, पहले बता रहा हूं कि ये लेंदी तरीका है आपका, जो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं P2 फाइंड करूंगा तो देखो P2 फाइंड करने का तरीका ये हो जाएगा कि आप यहां पे, मतलब अभी आपने P1 फाइंड कर लिया तब आपने इसको XY मान लिया था, जब आप P2 को फाइंड करोगे तब इसको क्या मान लोगे, X, Y मानोगे। आ रही है बात समझ में, तब इसको क्या X, Y मान लोगे, और तब क्या करोगे, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब 2 रहेगा, और यहां तक भी, मतलब ये देखो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां से यहां तक भी कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया 2/2, इसका मतलब कितना हो गया 1/1 हो जाएगा। तो मतलब आप ये तो मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो, 1:1 का आ जाएगा। जब आप P3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, तो आप यहां पे मेंशन कर दोगे कि ये x, y है, ठीक है। और ऐसे में जब इसको फाइंड करोगे तब आपका जो रेशियो बनेगा, देखो वो यहां से यहां तक जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा आपका 3। वो कितना बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका 3, और यहां से यहां तक जो बनेगा वो आपका बनेगा कितना, 1। ये आपका लेंदी मेथड है। इस तरीके से अगर आप करोगे, देखो पहले एक बार सॉल्व करो, फिर दूसरी बार सॉल्व करो, फिर तीसरी बार सॉल्व करो, ठीक है। तो ये लेंदी मेथड है। आपको अगर शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट देखो कैसे करोगे। शॉर्टकट बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला हमको नहीं है, तो उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड को हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करके देख लेते हैं।
ठीक है ना, ठीक है। फिर शॉर्टकट मेथड जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हाँ, तो देखो शॉर्टकट मेथड में आपको सिंपली ये करना है, ये 3 पॉइंट्स है ना जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे थे, आपको क्या करना है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूंगा तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है वही डिस्टेंस यहां से इससे फर्दर आगे डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। इसका मतलब कि रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। तो मतलब m1 और m2 की वैल्यू आपको पता चल गई है। x का जो मतलब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने इसमें कई बार बता दिया है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इक्वल्स टू तुम्हारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसका मतलब x1 क्या लिखा हमने, -2 प्लस क्या हो गया वहां पे 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये आ गया आपका 0। x1 कितना आ गया आपका, मतलब ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए, तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 0, ठीक है। अच्छा, x का कोऑर्डिनेट 0, देन y का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है यहाँ पे, तो y का कोऑर्डिनेट देखते हैं जरा हम लोग। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जरा y1 बताओ जरा कितना है, तो y1 है आपका 2 प्लस कितना आ जाएगा वहां पे है आपका 8 अपॉन 2, इसका मतलब कितना 10/2, 10/2, तो ये आ रहा है आपका कितना 5। तो इसका मतलब कि y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपके लिए 5, ठीक है ना। ये x 0 आ गया और y आपका कितना आ गया, y 5 आ गया। इसका मतलब ये 0,5 आ रही है बात समझ में। तो ऐसा पहली चीज तो ये हो जाएगी। अब दूसरी चीज, पहला आपने ये फाइंड कर लिया ना 0,5। अब अगर मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, ठीक है, ये आपका P1 है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, P1 हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या फाइंड किया था, अभी हमने जो फाइंड किया था इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, क्या, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2, क्या, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड किए अभी हमने। अब जो दूसरा मैं फाइंड कर रहा हूं, जो सेकंड में फाइंड कर रहा हूं, वो फाइंड कर रहा हूं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितना, P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब यहां के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये जो P1 पॉइंट है ना, ये इन दोनों के बीच में तो है, क्योंकि यहां से P1 की जो लेंथ है वो P1 P2 की लेंथ है। इसका मतलब जो P1 है ये P2 के बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब यहां पे भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ये x y ले लेता हूं, अगर मैं इसको, ठीक है, एक्स वाई अगर मैं इसको ले लेता हूं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 कौन सा, ये वाला है, लेकिन x2 ये वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये। तो अब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पे, तो मतलब x1 की वैल्यू हमने लिख दिया -2 और प्लस x2 की वैल्यू जो है वो 0 है और अपॉन में कितना है 2 है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -2/2। तो इसका मतलब हो गया आपका 1, कितना आ गया -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड कर दोगे तो सेम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2। तो मतलब 2 + 5 7/2। तो 7/2 कितना होता है, तो 7/2 होता है आपका 3.5। इस तरीके से आ गया आपका 3.5। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला, अब आपको पता है ना फॉर्मूला ये लगेगा हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1,3.5 ये आ गया। अच्छा, जब मैं P3 की बात करूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, ये P2 अभी फाइंड किया मैंने, P1 सॉरी, ये मैंने अभी P1 फाइंड किया है। और अगर अब मैं बोलूंगा P3, अगर अब मैं बोलूं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पॉइंट P3 के अगर मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, P3 के जब मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो सिंपली आप वही लगाओगे क्या, x1 की जो मतलब x की जो वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे अगर मैंने x मान लिया और y मान लिया तो देखो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये मिड पॉइंट है ना, तो x1 ये x2 ये, सिंपली आप इसको फॉर्मूला लगा दोगे, इन दोनों का सम मतलब 2 + 0 कितना हो गया 2, और अपॉन में 2 करोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ऐसे ही जो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू देखो 5 + 8 13, 13/2, इसका मतलब 6.5, कितना 6.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका कितना 1,6.5। एक बार चेक कर लेते क्या है आंसर। ठीक है, तो -2 से ये 1 पे गया, फिर 0 पे गया, फिर 1 पे एंड देन 2 पे। हाँ, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर अच्छा 2 वाला भी चेक कर लेते, 2 से 3.5, फिर 5, फिर 6.5, फिर 8। हाँ ठीक है, तो मतलब y वाला भी ठीक है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। किस मेथड से हमने किया, तो हमने सिंपली बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैंने बार बार रिवाइज कराया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2, और y = क्या होता है, y = y1 + y2/2। कई बार इसको मैंने रिपीट भी करा दिया है। अभी बताओ जरा मुझे, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। देखो लेंथी क्वेश्चन था ना, आपको अगर पढ़ के देखोगे ना, अगर आप जो पहला वाला मेथड था, ठीक है, आप 1 3 देन 1 1 और फिर 3 1 पुट करके रखोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। अभी जरा मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी बताओ जरा मुझे, फटाफट जरा बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ जरा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, तो विपिन सर भी आए हैं देखने के लिए, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। बाकी और बच्चे जरा बताओ मुझे, आलोक, जानवी, निधि, फटाफट, क्या आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी जरा बताओ फटाफट। जो बच्चे अभी जिनकी वीडियो थोड़ी सी पीछे हो गई है, उनको पहले लाइव करो और उसके बाद फिर मुझे आंसर दो। अच्छा, तो निधि और आलोक का मैसेज आ गया है, जानवी का मैसेज आ गया है कि ये सर समझ में आ गया यहां तक। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो या फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, या फिर आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या इस क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको हम लोग पिक करते हैं, और यहां पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose vertices are this and this taken in order. Area of rhombus is 1/2 product of its diagonal। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ rhombus मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus इफ इट्स वर्टिसेस आर, आपको वर्टिसेस दे रखे क्या 3,0 देन 4,5 देन -1,4 एंड देन आपको दे रखा है -2, -2, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, और क्या बोल रखा है, और ये बोल रखा है टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ये पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब आप एक सीक्वेंस में चलोगे। अभी जरा मैं इसको जब डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। और हिंट के लिए उन्होंने दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, हम लोग जरा इसको देखते हैं कि हम लोग इसको करने कैसे वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके डायगोनल्स, मतलब यहाँ पे अगर आपने इन ऑर्डर अगर ड्रॉ कर दिया है ना, इन ऑर्डर अगर आपने इसको लिख दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत फिर है नहीं। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आप इसको सिंपल क्वेश्चंस में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, जरा सॉल्यूशन वो देखो, क्योंकि ये बोल रहा है अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस का जो आपने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो फॉर्मूला ये होता है क्या, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी तक आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एरिया ऑफ रोम्बस का, लेकिन ये बता रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो क्या यूज करना है, वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यूज करना है। क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रोम्बस हो गया आपका ये ए बी देन सी एंड देन डी। ठीक है, और आपको इन ऑर्डर बोल रखा है, इसका मतलब अगर पहला पॉइंट आपने ये लिखा है तो 3,0 हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा 4,5 एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका -1,4 एंड फोर्थ पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -2, -1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। तो जैसे नेमिंग मैं बोल रहा हूं कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। ठीक है, अगर ये डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब क्या हो गया, पहले आपको डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड कर दो, फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर दो और उनको फिर कर दो मल्टीप्लाई। इतना आ गया समझ में, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, पहले एसी फाइंड कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल की यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि इसके कहने का मतलब है कि ये हाफ ऑफ क्या, एसी इंटू क्या बीडी की ये बात करना चाह रहे हैं। ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो गया, इसका मतलब हाफ ऑफ एसी इंटू बीडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग एसी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको आगे चलते हैं। फिर अब देखो y2 कितना है, तो अभी हम लोग एसी फाइंड कर रहे हैं, तो y2 हो गया हमारा 4 और माइनस y1 हो गया हमारा 0 और इसका कर दिया हमने क्या, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, इसका कर दिया स्क्वायर प्लस x2 कितना है, तो x2 है आपका कितना -1, फिर माइनस का साइन और यहाँ पे है आपका 3 और इसका भी कर दिया हमने स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 16 प्लस यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, तो मतलब ये 16, तो 16 प्लस 16 कितना आ गया, अंडर रूट 32 आ गया। ठीक है, और फर्दर अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो BD की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी तुम्हारी क्या, y2 कितना है यहाँ पे कितना है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस y2 कितना हो गया, -1 हो गया और कितना y1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो -5 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर प्लस x2, तो x2 कितना है यहाँ पे -2, यहाँ पे हमने लिखा -2 एंड देन -4 और इसका भी कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, तो BD की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो BD की जो वैल्यू आ रही है देखो माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 ब्रैकेट के अंदर है प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये जो है कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, ये भी 36, इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट 72। ठीक है, अंडर रूट 72 ये आ गया आपका किसकी, BD की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे हो सकता है। अभी देखो क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, हमारे पास BD मतलब AC की वैल्यू ये आ गई है और BD की वैल्यू ये आ गई है, लेकिन आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, सॉल्व इसलिए करोगे क्योंकि अभी आप इसमें अगर पुट करोगे तो आपका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। क्या, जैसे 32 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 एंड देन 16 देन 2 एंड देन 8 देन 2, ये आ जाएगा 4 देन 2, ये आ जाएगा 2 और ये 2, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, पेयर बना लो तो इसका और ये आपका अनपेयर्ड रहेगा। तो देखो जो पेयर बन रहे हैं तो 2 2 जा 4, तो मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 अंडर रूट 2 लिखूंगा, किसकी, AC की वैल्यू। ये आ रही है बात समझ में, ये AC की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 72 को कैसे लिखूंगा मैं, तो 72 को कैसे लिखूंगा,
जैसे ये 72 है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे, अब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1। अच्छा, जिनका पेयर बना तो पेयर इन दोनों का बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, और ये अकेला है, तो जो पेयर बन रहे हैं जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और ये अनपेयर्ड है तो ये उसके अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 अंडर रूट, इसकी BD की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 6 अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है तुम्हारा, हाफ, क्या बोल रहा है वो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कितना तुम्हारा 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 4 6 जा कितना 6 4 जा 24 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। यहाँ पे ध्यान रखोगे कि एरिया फाइंड कर रहे हो ना, तो ये स्क्वायर यूनिट आना जरूरी है। इस तरीके से आप जो है वो आंसर को पूरा फाइंड कर दोगे। फटाफट जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट क्योंकि उन्होंने जो आपको हिंट दे रखी थी उसी हिंट से आप चलोगे, ठीक है। ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के क्लास 9 तक के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, उसमें आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उस समय आपने पढ़ा था क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ठीक है, ये आपने फाइंड किया था, मतलब पढ़ा था। अभी के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बोला हुआ है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बोला है वो क्या, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकाल दिया। पहले क्या करोगे, डायगोनल्स निकाल दोगे और फिर उनका प्रोडक्ट कर दोगे। फटाफट जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट जरा मुझे समझ में आओ, बताओ मतलब कि कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया है। ये जो अभी नया स्टूडेंट अभी जुड़े हैं जिनका ये क्या रिप RIP कुछ करके है चैनल का नाम, अच्छा नवनीत, ठीक है, तो नवनीत आप ही हैं ये ना, ठीक है। फिर नवनीत अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आलोक समझ में आ गया, वेरी गुड। निधि, जानवी, फटाफट जरा मुझे बताओ कि सब चीजें यहाँ तक समझ में आई हैं, हम लोग आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जरा बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके बाद, अभी अपने पास टाइम है, तो हम लोग इससे प्रीवियस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को मैं पुट अप कर रहा हूं, जो ऑफलाइन सेंटर में, मतलब ऑफलाइन में जिन बच्चों को डाउट्स रहते हैं जिन क्वेश्चंस में, वो वाले क्वेश्चंस मैं पुट अप कर रहा हूं, ठीक है। निधि आप भी बताओ जरा, और नवनीत आपको भी अगर समझ में आ गया है तो जरा आंसर करो फटाफट, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ जरा, यहां तक समझ में आ गया है। और फिर अभी मैं आपका जो कई सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम रहता है, एक चैप्टर है अपना कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर, मतलब आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है, उस वाले क्वेश्चन को एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर उससे पहले जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को, ये जितने बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है, 3-4 बच्चे जो मुझे अभी दिख रहे हैं, पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपने, फटाफट जरा मुझे बताओ, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस पूरे को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये जो है आपका, मैं एक चैप्टर नंबर 5 का, कौन सा चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5, क्योंकि अपने पास अभी थोड़ा टाइम बच गया है, तो चैप्टर नंबर 5 जो कि क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसका मैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें डाउट था। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं अभी। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पोटैटो रेस हो रही है। पोटैटो रेस का मतलब क्या हुआ, वो कुछ आलू जो है वो एक लाइन से लगे रहते हैं, मतलब जैसे पोटैटो रेस कैसी है वो समझ लो जरा।
ये एक लाइन है, इस लाइन में आपके पास कुछ आलू यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे ये पहला आलू हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आलू इस तरीके से रखे हुए हैं आपके साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है, एक बकेट रखी हुई है, एक बकेट यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से एक बकेट रखी हुई है। और क्या है कि एक बच्ची है जो कि आपके इसमें बोल रखा है कि वो क्या कर रही है, वो रनिंग कर रही है, ठीक है, और जो भी मतलब जो जो आलू है उसको ले जा करके इसमें पुट कर दे रही है। आ रही है बात समझ में। और क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि आपको जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो सेकंड पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। आ रही है बात समझ में। फिर इसी तरीके से जो थर्ड पोटैटो है वो सेकंड वाले से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आपके जो पोटैटोज हैं वो प्लेस्ड कर रखे हैं। अगर आप बात करोगे तो अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8 हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 11 हो गई, तो मतलब ये एक तरीके से आपको एपी दिख रहा है। बट क्या आपको इस वाले एपी की जरूरत है? तो नहीं, उसके लिए हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एपी की जरूरत है हमको। 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। तो अदर मतलब जो सब्सिक्वेंट पोटैटोज हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ठीक है। There are 10 potatoes in a line। क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? There are 10 potatoes। क्या? 10 potatoes in line। आ रही बात समझ में? 10 potatoes in line, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इन लाइन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कॉम्पिटिटर कहां से स्टार्ट कर रहा है? बकेट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है? वो दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो ये वाला पहला जो पोटैटो है वो यहाँ पे है, जो कि इसने उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा पोटैटो ये रहा, तीसरा पोटैटो ये रहा, चौथा पोटैटो इससे ये रहा। इस तरीके से आपके कितने टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? 10 पोटैटोज हैं। और उसने दौड़ना कहाँ से स्टार्ट किया? उस बच्ची ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है। इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से उसने स्टार्ट किया है। द कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब सबसे पास का पोटैटो उठाया, runs back and drop it into the bucket, मतलब इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर नेक्स्ट पोटैटो को लिया और इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने समझ लिया। सी कंटिन्यूज इन द सेम वे until the potatoes are in the bucket। और उसने ये तब तक किया जब तक कि सारे पोटैटो इस बकेट के अंदर नहीं आ गए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। आपसे ये पूछा हुआ है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ऐसा आपसे ये पूछा हुआ है। अभी आपको समझ में आ गया। दोबारा मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से एक बकेट रखी हुई है और कुछ नंबर ऑफ पोटैटोज को एक लाइन में रखा गया है। पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, बाकी सारे जो पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं उससे प्रीवियस वाले से। आ रही बात समझ में। एक बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में। कंपटीशन ये है कि वो बकेट से दौड़ना स्टार्ट करेगी और फर्स्ट वाले पोटैटो को उठा करके यहाँ पे डाल देंगी, फिर दूसरे वाले पोटैटो को उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, फिर तीसरे वाले पोटैटो को उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, फिर चौथे वाले को इस तरीके से करके डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आपको ये फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है जो उसने कवर किया है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखो, इस पर जरा पूरा ध्यान दो। अभी आप लोगों को ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्या है, जब बच्चे ने यहां से पहले पोटैटो के लिए रन किया फिर वापस गई तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड था वो 10 मीटर था, ठीक है। 5 मीटर गई और 5 मीटर वापस आई तो 10 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड, फिर वो कितना 5 + 3 तो मतलब 8 मीटर वो गई है और 8 मीटर वापस आई है तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 मीटर हो गया।
तो 16 मीटर। फिर उसके बाद अब देखो 8 तो यहां तक हो गया था, आगे 3 है तो 8 + 3 कितना हो गया 11, तो मतलब 11 मीटर वो गई और फिर 11 मीटर वो वापस आई, तो मतलब कितना हो गया 22 मीटर हो गया। फिर उसके बाद फिर वो आगे गई, ठीक है, लगभग 14 मीटर पहुंच जाएगी, फिर 14 मीटर वो वापस आएगी, तो मतलब कितना हो गया 28 मीटर हो गया। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। कितने तक? नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? 10 नंबर ऑफ पोटैटोज है। देखो जब उसने फर्स्ट पोटैटो को पिक किया तब उसने ये डिस्टेंस कवर की, जब उसने सेकंड पोटैटो को पिक किया तब उसने ये डिस्टेंस कवर की, थर्ड पोटैटो को पिक किया तो ये डिस्टेंस कवर की, फोर्थ के लिए उसने ये डिस्टेंस कवर की। और ऐसे कितने पोटैटोज हैं? तो ऐसे आपके 10 नंबर ऑफ पोटैटोज हैं। तो आपको क्या करना है कि आप 10th वाले को भी फाइंड करो और फिर क्या कर दो, इन सबको सम कर दो, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ठीक है। फिर तो देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो फिर उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूं अच्छा तो आपसे ये पूछना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए इतना, फिर इसमें 16 को प्लस कर दो, फिर उसमें 22 को प्लस कर दो, फिर 28 को प्लस कर दो, तो मतलब आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू तुम्हारा कितना n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये तो तुम्हारा सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसमें फटाफट लगाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले को। अच्छा इसमें a1 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 10। अच्छा d की वैल्यू कितनी है, तो d है 16 - 10 = 6, तो 6 आ गया, ठीक है। आगे और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n-1 है, ठीक है, ये कितना है n-1, ठीक है, n-1 इंटू डी। अच्छा और n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी बताई आपको मैंने, नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10 है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो a भी पता लग गया, n भी पता लग गया और d भी पता लग गया है, तो हम लोग sn की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sn इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो n की वैल्यू कितनी है 10/2 और मैं यहाँ पे sn की जगह पे यहाँ पे s10 ही लिख देता हूँ पूरा ना, यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसको s10 लिख रहा हूँ। तो s10 की वैल्यू क्या होगी 10/2 और फिर यहाँ पे 2 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n-1, तो n कितने हैं, नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10, मतलब n की वैल्यू 10 -1 इंटू d की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, तो d की वैल्यू आ गई 6। अब हम लोग इसका आंसर फाइंड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 10 2 जा कितना हो गया, तो 20 हो गया, प्लस 10 - 1 कितना हो गया 9 और 9 6 जा कितना होता है 54, तो उसको सॉल्व करोगे तो याद आएगा आपका कितना 74 इंटू 5, तो 5 इंटू 74, ये क्या आ रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो मतलब S10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ रही है, 5 4 जा हो गया तुम्हारा 20 और 5 7 जा होता है 35 और ये हो जाएगा तुम्हारा 37। तो 37 मीटर की टोटल डिस्टेंस जो है उस बच्ची ने ट्रेवल किया है। तो मतलब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दोगे देयरफॉर क्या competitor should cover 370 meter distance in this competition, आ रही बात समझ में। तो ये इसका पूरा आंसर जो है आपके सामने इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, देखो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना बड़ा तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब छोटा, मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन लग रहा था और आपका छोटे में आंसर आ गया, तो ऐसा। अब जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आया है। बहुत बढ़िया, आलोक का भी आंसर आ गया सर, ये 370 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा ही थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्या है कि उसके पीछे जो थ्योरी है ना वो समझने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्योंकि अभी अपने पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका क्या, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 19,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को जरा हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है इससे पहले का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को जरा हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 19, कई सारे बच्चों को क्योंकि इसमें डिफिकल्टी ज्यादा रहती है इन क्वेश्चंस में, इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स। सबसे पहले उसने क्या दे दिया, नंबर ऑफ लॉग्स। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग्स होते क्या हैं। तो लॉग्स जो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है वो लकड़ी के जो बल्लियां होती है ना, आपने देखोगे जब घरों में वो कोई कैसा लिंटर डालने का काम हो रहा है, कोई छज्जा डाल रहा है, तो उसके लिए कुछ लकड़ियां लेकर के आते हैं ना, गोल गोल सी लकड़ियां होती है, लंबी लंबी सी, जो कि उसको सपोर्ट दे रही होती हैं, बल्लियां बोलते हैं हिंदी में, तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉग्स। ठीक है, तो लकड़ी के जो गुटके होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉग्स। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200। तो लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम। क्या बोल रहा है ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 लॉग्स एट द बॉटम, या फिर ठीक है एट द बॉटम। ठीक है, 19 इन द नेक्स्ट रो। क्या, 19 इन नेक्स्ट रो। फिर उसके बाद बोल रहा है 18 इन द नेक्स्ट रो। उसके बाद जो है देन 18, क्या 18 इन नेक्स्ट रो। ये आपको चीजें बोलता जा रही है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको उसको राइट डाउन कर लेना है, ताकि चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चले हम लोग। नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे, मतलब जैसे 20 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 17 हो गया, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये बोल रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। ठीक है, मतलब आपको ये फाइंड करना है, क्योंकि आपको इसने क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200 है। तो मतलब आपसे ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो, ये आपको उसने पूछा हुआ है। दोनों चीजें आपसे पूछा हुआ है कि दोनों चीजें फाइंड करके बता दो। अब देखो, सबसे पहले आपको खैर उसने मतलब आपके वो एनसीईआरटी की बुक में उन्होंने आपको दे रखा है कि भाई जो पिक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, मतलब उसका जो डिजाइन है वो किस तरीके से, वो उन्होंने आपको बना करके दिखा रखा है। चलो ठीक है, अब हम लोग जरा इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, पिक्चर को क्लियर करोगे, मतलब अपने दिमाग में एक पिक्चर जो है वो बनाओगे, और यहाँ पे भी इस पिक्चर को जरा बनाने की कोशिश करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 लॉग्स हो गए बॉटम रो पे। ये बॉटम रो है, इसके ऊपर जो रो है वहां पे कितना हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस तरीके से बॉटम वाले के ऊपर में क्या नंबर ऑफ लॉग्स है, कितनी 19 है, और इसके बाद कितनी है, तो 18 है। तो मतलब अगर आप उसको बनाना चाहोगे तो 18 आप इसमें प्लेस कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सबसे बॉटम पे कितने हैं, 20, उसके बाद कितने हैं, 18, इसके बाद कितने हैं, मतलब इसके बाद 9, मतलब सबसे बॉटम पे 20, देन 19 एंड देन 18, और इसी तरीके से इसके ऊपर में कितने आ जाएंगे, 17, इसके ऊपर में कितने आ जाएंगे, 16। इस तरीके से करके चलते रहेंगे ये। और टोटल नंबर, मतलब अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो जो जितने भी स्टेक है, ये जितना भी ये स्टेक आगे बढ़ेगा उस पूरे को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो 200 जो है वो आने चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि इसमें होगा क्या। अब देखो क्या है, अगर मैं इसका एपी बनाना चाहूं
तो मैं एपी कैसे बनाऊंगा वो समझो। अगर मैं इसका एपी बनाना चाहूंगा तो एपी कैसे बनेगा वो समझो। एपी बन जाएगा आपका 20, 19, 18, 17, इस तरीके से ये एपी जो है आपका वो बन जाएगा। अच्छा, इस एपी में जरा मुझे बताओ कि A1 की वैल्यू 20 होगी या नहीं होगी? 20 होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 20 है। अच्छा, दूसरा D की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि D की वैल्यू क्या है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका हो जाएगा 19 माइनस 20, आपकी वैल्यू आ रही है -1। ये भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ वो दे रखा है, तो मतलब आपको दे रखा है क्या? SN दे रखा है। तो SN कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, अगर मैं सारे लॉग्स को सम कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 200 क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आ गया। अब इसके बाद क्या है? एक चीज मिसिंग है हमारे पास, वो है क्या कि n की वैल्यू आपको पास मिसिंग है। तो वही चीज आपसे उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, मतलब आपके पास n मिसिंग है, तो वही n फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कि SN इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? n/2। तो यहाँ पे n/2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, फर्दर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या पता लग गई है? n की वैल्यू आपको n की वैल्यू नहीं पता, Sn की वैल्यू आपको पता है। तो 200 इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे 2a1 है ना, तो 2a1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो मतलब 2 इंटू 20 आ जाएगा आपका 40, प्लस n की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n-1। d की वैल्यू आपको पता है कितनी है? -1 है। तो ब्रैकेट में -1 लिख दो, ब्रैकेट में -1, ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको जूम आउट कर ले, मतलब जूम आउट कर लेंगे। ठीक है ना। अब क्या है? ये आ गया आपका 200 इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिखूंगा n/2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 40। और यहां पे देखो -1 इंटू n, तो -n, -1 इंटू -1 तो ये +1, ब्रैकेट क्लोज। ये यहां से यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 400, और ये n इंटू 40 तो ये 40n, फिर ये प्लस का ये माइनस का, मतलब ये 0। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अच्छा यहां से तो आपका n की वैल्यू सीधे सीधे आपकी आ गई है, कितनी? 10 आ गई, 10 नंबर ऑफ रोज आ गई है सीधे सीधे। एक बार जरा मैं देख लेता हूँ कोई इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही है। a की वैल्यू हमारी 20 थी और n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। क्यों? क्योंकि 19 माइनस 20, तो 19 माइनस 20 -1 आ रही है। ठीक है, ये -1 आ गया, -1 इंटू n, तो अच्छा यहाँ पे हुआ ना गलत, यहाँ पे n था हमारा, यहाँ पे कितना आ रहा है? n आ रहा है। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए थी। तो -1 इंटू n, तो -n आ जाएगा, और -1 इंटू -1 तो ये +1 आ जाएगा। अब तो देखो +1 अगर आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे कैसे आ जाएगा? देखो ये 2 यहाँ से यहाँ पे गया तो 400 आ गया, और अब देखो ये 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 इंटू n, तो यहाँ पे आप लिखोगे 41n, फिर n इंटू n, तो क्या लिखोगे? और ये माइनस का साइन है, तो -n²। ये समझ में आ गया होगा आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो मतलब फर्दर आप इसको जो सॉल्व करोगे तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, या फिर मैं इसको जो n है ना, जो ये n² है, इसको मैं यहां से यहां पे लेकर के आता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n² -41n और +400 इक्वल्स टू हो गया आपका 0। आ रही है बात समझ में? अब देखो क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको पता है कि क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, उसके लिए हम लोग a इंटू सी, तो a कितना है तुम्हारा? 1 है, और c कितना है? 400, तो a इंटू सी कितना होगा? 400 का हम लोग फैक्टर्स करेंगे, जिसका प्लस या फिर -41 आ जाए। ठीक है ना। तो 400 के फैक्टर्स करते हैं हम लोग, 2 इंटू कितना? 2 इंटू 200, ये नहीं चाहिए हमको, या फिर हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे आएगा? 2 से डिवाइड करोगे ये 200 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 100 आ गया, फिर 2 से तो ये 50, देन 2, देन 25, देन 5, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5, तो ये 1।
आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखेंगे, हाँ, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या फैक्टर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे प्लस या फिर माइनस करके क्या आ जाए, हमारा 41 आ जाए। मतलब कितना? -41 चाहिए। तो कैसे आ सकता है? देखो, अगर मैं करूंगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16 हो गया, और यहां पे 5 5 जा 25। तो मतलब अगर मैं 16 इंटू 25 करूंगा तो नेचुरली है कि आंसर तुम्हारा 400 आ जाएगा। बट क्या इनको प्लस माइनस करके हमारे पास 41 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं दोनों को माइनस ले लूंगा तो 41 आ जाएगा। तो मतलब ये हम लोग कैसे लिख देंगे इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो n स्क्वायर माइनस, अच्छा अब मैं यहाँ पे 16 लिख ले रहा हूँ, पहले क्या लिख रहा हूँ? 16n और माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। अब यहां से मैंने किया n को कॉमन, तो n माइनस 16 ब्रैकेट के अंदर, और यहां से मैं क्या करूंगा कि माइनस 25 को कॉमन करूंगा, तो यहां से n माइनस 16 जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो मतलब n माइनस 25 और यहां पे n माइनस 16 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? अब देखो क्या है, इसको हम लोग फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं? तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ रहा है 25। दूसरी n की वैल्यू क्या आ रही है? n इक्वल टू तुम्हारा कितना आ रहा है? मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? n माइनस 16 इक्वल टू 0, मतलब ये वाली वैल्यू 0, तो देन n इक्वल टू तुम्हारा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो एक n की वैल्यू 25 और एक n की वैल्यू 16। अब वापस हम लोग इसमें आ जाते हैं। अब वापस जरा इसमें देखो, अगर मैं इसमें बताऊं आपको, तो देखो 20 अगर बॉटम पे है, फिर 19, फिर 18, फिर 17, तो अगर मैं इस तरीके से करते हुए आगे जाता रहूंगा तो लास्ट रो जो 20th रो होगी वहां पे कितना होगा? मतलब देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पे अगर 20 है, फिर सेकंड रो पे 19 है, थर्ड रो पे 18 है, तो मतलब ये जो नंबर ऑफ लॉग्स इन द रो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं ना। लेकिन फर्स्ट रो में 20 है, फिर 19 है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 20 हो सकती है। रीजन समझो जरा क्या है। रीजन ये है कि फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18, फोर्थ रो में 17, तो मतलब कम होते हुए जा रही है ना। टोटल नंबर कितनी है? 18, मतलब 20 है सबसे, मतलब फर्स्ट रो में। तो अगर आप इस तरीके से कम करते हुए जाओगे तो 1 ही लॉग बचेगा, किसमें? 20th रो में। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं? 20 बन सकती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अगर 20 बन सकती हैं, तो यहाँ पे जो 25 है, ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है फिर हमारे पास? तो आंसर है हमारे पास क्या? 16। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? सिंस, बल्कि मैं स्टेटमेंट यहां से जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसी पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? यहां पे क्या लिखोगे आप? सिंस पॉसिबल नंबर ऑफ रोज, पॉसिबल नंबर ऑफ रोज आर 20, therefore 16 is correct answer, is correct number of rows, number of rows in which 200 logs are accommodated, या फिर एडजस्टेड, या फिर accommodated। कितने 200 जो लॉग्स को आपको एकोमोडेट करना है, उसके लिए आपका 16 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है 20 की थी बस, उससे हम लोग नंबर ऑफ रोज बना नहीं सकते, क्योंकि सबसे नीचे में 20 है, फिर 18 है, इस तरीके से करके। तो 16 है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा हुआ है? उन्होंने आपसे ये पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। टॉप रो क्या है? टॉप रो कौन सी है? 16th रो है। ये जिसमें 16 है वो वाली नहीं, ये तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, इस तरीके से करके जो 16th नंबर ऑफ रोज है, वहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। अब आपसे ये पूछा है कि उस 16th रो में जो भी 16th रो आ रही है वहां पे नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, तो वो बताओ। तो देखो क्या है, अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला फाइंड करोगे। मतलब यहाँ पे जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो क्या फाइंड कर रहा हूँ? नंबर ऑफ लॉग्स
इन टॉप रो। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? एस एन कितना है तुम्हारे पास? 200 है, और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है? 16 है। ए की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 20। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Sn का जो दूसरा फॉर्मूला है, Sn का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है n/2 A1 प्लस L, और L क्या होता है? लास्ट टर्म। मतलब लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि 16th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसा, तो यहाँ पे आपको Sn की वैल्यू पता है कितना? 200 इक्वल्स टू n की वैल्यू आपको पता लग गई है कितनी? 16/2 आ गया यहाँ पे, और A1 की वैल्यू आपको पता है कितनी? 20 प्लस L। फाइंड कर दोगे तो देखो कितना आ रहा है ये। अगर मैं इसको 400 करूंगा अपॉन में 16 आएगा, या फिर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि 200, ये देखो 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 20 प्लस L। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में 16 होता है, फिर 4, तो मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 25, ये 20 इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू L, तो मतलब 5 लॉग्स इन दी लास्ट या फिर टॉप रो। क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? देयरफॉर 5 लॉग्स इन दी टॉप रो। आ रही है बात समझ में? ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो अब बताओ जरा कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा नहीं काफी लेंदी था। ठीक है, आपको किस तरीके से चलना है मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। किस तरीके से चलना है? यहां से इस तरफ एंड देन यहां से। ठीक है ना, तो ऐसा। इसके बाद मैंने पूरा ये सॉल्व किया था, उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया था। आप अगर वीडियो को देख कर करोगे तो आपको तो समझ में खैर आ ही जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा जो है वो समझ में आ गया? फटाफट कितने बच्चों को ये पूरा जो हमने अभी सॉल्व किया है, कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया? हमारा टाइम कितना हो रहा है? थोड़ा सा अपना 2 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, बट हम लोग ये जो है आज का वो हमारा लास्ट क्वेश्चन। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया है? कुछ बच्चे को जरा मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के लिए मुझे जरा पास जाना पड़ेगा। 16th रो इज 5। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी मेरा फोन बंद हो गया है बैटरी डाउन होने की वजह से, तो मुझे मैसेज जो है वो थोड़ा अपने पीसी में देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जानवी का मैसेज आ गया है कि सर समझ में आ गया है, और आलोक का मैसेज आ गया है कि 5th रो एंड नंबर ऑफ लॉग्स इज 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो पढ़े का मैसेज आया है, समझ में आ गया है सर, बहुत बढ़िया। चलो पढ़े से जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं बीटेक में, राहुल सर हैं। ठीक है, तो ऐसा, और वो कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो उनके एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोग उनके चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास मतलब कल मॉर्निंग 8 o'clock पे। आई होप कि आप लोगों को बेनिफिट जो है वो अच्छे से हो रहा है। जो बच्चे कंटिन्यू हैं वो लोग, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है मैथ्स और साइंस में, दोनों में, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को पुटअप करो। मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो आप मुझे, और मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में एडजस्ट करके जरूर आपको बताऊंगा। ये एक क्वेश्चन था जो कि एक जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बैच आता है उसमें जिन बच्चों को डाउट था उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमारा एक क्वेश्चन जो कि पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको मैं आपको कल बताऊंगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे से जो भी अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है उसको एंजॉय कर रहे हो। और अब आपका जो नेक्स्ट काम है आज से, क्योंकि अभी स्कूल हमारे खुलने वाले हैं, तो जो बच्चे भी आपको ऐसा दिखेंगे जो ट्यूशंस के लिए ढूंढ रहे हैं कहीं पे, मैथ्स और साइंस की ट्यूशंस के लिए, ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है, उनको बताना है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आकर के बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट को आप गेन कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम पढ़ाई में रहती है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट सभी को एंड टेक केयर, बाय।